हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम समास पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने अव्ययी भाव समास, जो कि समास के भेद हैं, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के 6 भेद, साथ में कर्मधारय समास पढ़ लिया था। आगे आज की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। अव्ययी भाव समास। समास क्या होता है? जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करते हैं, छोटा करके संक्षेप रूप में, छोटे रूप में लिखते हैं, तो वही आपका समास कहलाता है। ठीक है। तो हमने यहाँ अव्ययी भाव समास भी कहा था। इसमें प्रथम पद आपका प्रधान होता है, क्योंकि प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर हमने इसके 4 भेद पढ़े थे। तो पहला पद इसमें प्रधान होता है। यहाँ पहला पद आपका उपसर्ग भी होता है। ठीक है ना, कि जैसे आप उपसर्ग जोड़ करके, मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाते हैं, तो यहाँ जो पूर्व पद होता है, क्योंकि समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद को आप प्रथम पद भी कह सकते हैं और उत्तर पद आपका द्वितीय पद कहलाता है। तो यहाँ आपके पास 2 पद होते हैं। अब जो पहला पद है, पूर्व पद है, अव्ययी भाव समास में वो आपका उपसर्ग होगा। ठीक है ना। तो मूल शब्दों में जब हम नए शब्दांश जोड़ते हैं तो वो आपका उपसर्ग कहलाता है, जब ये एक नए शब्द का निर्माण करता है। शब्द निर्माण में आपने पढ़ा था। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें आपका पहला पद प्रधान होता है। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वह सदैव एक सा रहता है। जैसे यहाँ यथाशक्ति, शक्ति अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, प्रति क्षण, हर क्षण, यथा संभव, जैसा संभव हो, आजीवन, जीवन भर, भर पेट, पेट भर। ठीक है। आजन्म, जन्म से लेकर। और हिंदी में इसके अपवाद भी हैं। कई ऐसे समस्त पद जिसमें कोई अव्यय नहीं होता है। ठीक है। परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त तो होता है, वहां भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। जैसे घर घर, घर के बाद घर, रातों रात, रात ही रात में। दूसरा समास था आपका तत्पुरुष समास। इस समास का पहला पद आपका गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर कारक इस समास के जो हैं 6 भेद है, क्योंकि कारक के 6 भेद यहाँ पर प्रयुक्त होंगे। देखिए यहाँ पर कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता और संबोधन को छोड़कर, क्योंकि कारक के तो आपके 8 भेद होते हैं, लेकिन हम कर्ता और संबोधन के विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके अन्य चिन्हों का यहाँ पर लोप होता है। ठीक है। इसलिए कारक के आधार पर इस समास के भी 6 भेद हैं। किसके आधार पर? कारक के आधार पर। तो कर्म तत्पुरुष, जिसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ग्रामगत, ये समस्त पद है, इसका समास विग्रह करने पर आपके पास आया ग्राम को गया हुआ। तो जब भी आपको समास पूछा जाए तो आपको विग्रह करना है और फिर विभक्ति चिन्हों को देखना है। तो यहाँ सभी में को आया है। पद को प्राप्त, सर्व को प्रिय, यश को प्राप्त, साथ में शरण को आया हुआ, सभी को प्रिय। दूसरा समास का भेद है यहाँ तत्पुरुष समास का, करण तत्पुरुष समास। इसमें से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है और विग्रह करने पर पुनः आपको से विभक्ति चिन्ह मिल जाता है। तो भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, बाणाहत, बाण से आहत, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। तो सभी में से विभक्ति चिन्ह आ रहा है विग्रह करने पर। नेक्स्ट है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है और पुनः जब आप समास विग्रह करेंगे पुनः आपको के लिए चिन्ह मिल जाएगा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, राह खर्च, राह के लिए खर्च, बाला अमृत, बालकों के लिए अमृत, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय। अपादान तत्पुरुष क्या होता है? इसमें से, अब देखिए करण और अपादान में क्या अंतर है? अपादान यहाँ अलग किया जाता है। ठीक है, पृथक करना। तो जहां से विभक्ति चिन्ह का लोप हो वहां पर आपका अपादान तत्पुरुष समास होता है और विग्रह करने पर पुनः आपको से चिन्ह मिल जाता है। देश निकाला, देश, अब भाव देखेंगे शब्द का क्या अर्थ आ रहा है। देश से निकाला, देश से अलग कर देना। बंधन मुक्त, बंधन से अलग कर देना।
पथ भ्रष्ट पथ से पृथक होना, अलग होना। ऋण मुक्त ऋण से दूर हो जाना, अलग हो जाना। ठीक है। संबंध तत्पुरुष, इसमें का की के चिन्हों का, विभक्ति चिन्हों का लोप किया जाता है और जब आप विग्रह करेंगे तो पुनः आपको वो चिन्ह मिल जाते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। नगर सेठ, नगर का सेठ। राजा राजमाता, राजा की माता। तो देखिए गंगा और जल का संबंध है, नगर और सेठ का संबंध है, राजा और माता का संबंध है, जल और धारा का संबंध है आपस में, मत और दाता का आपस में संबंध है। तो ये आपका संबंध तत्पुरुष समास या कहलाता है। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में और पर चिन्हों का लोप होता है। तो जलमग्न, जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। तो विग्रह करना आना चाहिए आपको। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य, विशेषण क्या होता है? जब आप किसी की विशेषता बताते हैं, अब वो किसी क्या होता है, वो आपका या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो भी आएगा और साथ में उसकी विशेषता भी बताई जाएगी। तो विशेषण विशेष्य यहाँ पर आता है। ठीक है। और हमने आपको कुछ समास विग्रह करने के लिए दिया था, उम्मीद करते हैं आपने किया होगा। अथवा उपमा और उपमेय का संबंध यहाँ पर होता है जब हम किसी एक वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ समानता करते हैं तो वो आपका उपमा और उपमेय कहलाता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर चरण कमल, नील गगन, चंद्रमुख, महात्मा, लाल मणि, महादेव, नव युवक, इन सभी का आपने समास विग्रह किया होगा। ठीक है। तो समास विग्रह कीजिए और इसका विशेषण और विशेष्य आपको बताना था। तो यहाँ कुछ उदाहरण हैं जिसमें विशेषण और विशेष्य है। महापुरुष, पुरुष की महानता बताई गई है तो यहाँ विशेषण और विशेष्य है। पीताम्बर, अंबर की विशेषता बताई गई है कि अंबर पीला है। प्राण प्रिय, प्राण है जो, प्रिय है जो प्राणों से, प्राणों को। अब यहाँ उपमा और उपमान के भी कुछ उदाहरण थे। चंद्र वदन, चंद्रमा के समान, वदन यानी मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्या रूपी धन। भव रूपी सागर। मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली। चलिए, जिन्होंने नहीं नोट किया है तो एक बार से जल्दी नोट कीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। चौथा समास है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। द्विगु समास की पहचान बहुत आसानी से आप कर सकते हैं क्योंकि इसका जो पहला पद है उसको संख्यावाचक होता है, यानी कि कोई ना कोई संख्या का यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। जैसे नवरत्न, अब इसका विग्रह करिएगा। नवरत्न का, नवरत्न का विग्रह होता है नौ रत्नों का समूह। नौ रत्नों का समूह, नवरत्न नौ रत्नों का समूह। ठीक है। सप्ताह, तो यहाँ पर संख्या आया है और देखिए इसमें समूह और समाहार जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो द्विगु समास है इसका जब विग्रह आप करेंगे तो यहाँ समूह और समाहार जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। नौ रत्नों का समूह, तो यहाँ संख्यावाचक आया है। पहला पद नव का मतलब 9 होता है, सप्त का मतलब 7 होता है। सप्ताह 7 आहतों का समूह, सप्ताह। फिर देखिए त्रिमूर्ति, त्रि का मतलब 3 से है, तो 3 मूर्तियों का समूह। मैंने कहा इसमें समूह और समाहार जैसे शब्दों का प्रयोग होगा जब आप इसका विग्रह करेंगे। नवरत्न, फिर से नवरत्न आपका नव या 9 रत्नों का समूह हो गया है। शताब्दी 100 अब्दों या वर्षों का समूह, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहा जाता है। और यहाँ पर संख्यावाचक आया है 100, इसमें संख्यावाचक 9, इसमें नव या 9, इसमें 3 और इसमें 7। फिर त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं का समूह। 3 भुजाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका त्रि का मतलब 3 से है, तो यहाँ संख्यावाचक आया है पहला पद। पंचरात्र,
5 रात्रियों का समाहार। साथ में इसमें समूह और समाहार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिएगा, इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है अथवा गणना बोधक होता है। ठीक है, साथ में और कुछ हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पंचफल, पंचफल, पंचफल का मतलब क्या होता है? पंच का मतलब 5 हो जाता है, फल का मतलब फल हो गया। ठीक है, तो पंचफल 5 फलों का समूह। ठीक है, फिर एक शब्द यहाँ पर आता है चौराहा, चौराहा, इनका भी आप विग्रह कीजिएगा। चौराहा, चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समूह। पंचवटी, पंचवटी। ठीक है, दशभुज या चतुर्भुज। ठीक है, तो ये भी आपके कुछ द्विगु समास के ही उदाहरण हैं। ठीक है, और दशभुज। तो यहाँ पर द्विगु समास में आपका पहला पद संख्यावाचक हो जाता है, या फिर इसे गणना बोधक भी आप कह सकते हैं। दूसरा पद प्रधान होगा, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इसकी वस्तुओं का समूह है। तो पहला जब आपका संख्या को बताएगा तो दूसरा ही तो प्रधान होगा। वो संख्या किसके बारे में बता रहा है, वो दूसरा पद ही होगा। तो रत्नों के समूह, 9 रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 आहतों का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। नवरत्न, 9 या 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। पंचरात्र, 5 रात्रियों का समूह। पंचफल, 5 फलों का समूह। चौराहा, 4 फलों, 4 राहों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। ऐसे ही 10 भुज, 10 भुजाओं का समूह। ठीक है, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का या 4 मुखों का समूह। ठीक है, ऐसे ही जब आप लिखते हैं नवरात्र, तो 9 रात्रों का समूह। नवरात्र भी यहाँ पर आ जाता है, नवरात्र, 9 रातों का समूह। तो ये आपका क्या है, द्विगु समास के कुछ यहाँ पर उदाहरण थे। चलिए लिखें। इसके बाद यहाँ पर भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है? कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है। अब यहाँ तो हमने कहा कि पहला पद संख्यावाचक आता है, लेकिन यहाँ कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनके बाद में जो है संख्यावाचक शब्दांश आते हैं। जैसे पक्षद्वय, तो यहाँ द्वय यानी 2 बाद में आया है, संख्यावाचक बाद में आया है। लेखक द्वय, यहाँ पर भी बाद में आया है। संकलन त्रय, यहाँ पर 3 बाद में आया है। तो अर्थ क्या है? 2 पक्षों का समूह, 2 लेखकों का समूह, 3 संकलनों का समूह। तो यहाँ कुछ पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है। तो ये भी आपका द्विगु समास ही है, लेकिन ये अपवाद में आता है, क्योंकि हमने पहले द्विगु समास की परिभाषा में क्या पढ़ लिया था कि जहां पर पहला पद संख्यावाचक होता है, लेकिन अधिकांश शब्दों में आगे ही आता है, लेकिन कुछ शब्दों में बाद में आता है। तो ये भी आपके द्विगु समास में ही आएंगे। चलिए इसे भी नोट कीजिएगा। पांचवा यहाँ पर समास है आपका द्वंद्व समास। नेक्स्ट लिखें, द्वंद्व समास। चलिए, अब द्वंद्व समास में क्या कहा गया है? इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा, एवं आदि लगते हैं। तो ये भी सरल ही है द्वंद्व समास,
क्योंकि इसमें दोनों ही समान रूप से प्रधान हैं। ऐसा नहीं है एक पद प्रधान हो गया दूसरा गौण, यहाँ पर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद जो हैं योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं आदि शब्द लगते हैं। तो देखिए रात दिन ये क्या है आपका एक समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह हो जाएगा रात और दिन। तो ये जो है योजक से जुड़े होते हैं, ठीक है। और इन योजक चिन्हों को आप हटा देते हैं तो वो समस्त पद बन जाता है। सीताराम, सीता और राम, दाल रोटी, दाल और रोटी। तो यहाँ पर देखिए ये योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े गए समास हैं और इनका समास करने पर ये योजक चिन्ह हटा दिए जाते हैं। रात और रात दिन का एक ही मतलब है, तो यहाँ हमने एक शब्द को हटा दिया, योजक जो चिन्ह थे उनको हटा दिया, तो इससे आपके समस्त पद बन गया है। लेकिन समास विग्रह करने पर पुनः ये योजक चिन्ह यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए लिखिएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं और ये समास विग्रह करने पर पुनः ये योजक चिन्ह यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिएगा साथ में यहाँ पर और लिख सकते हैं आप माता पिता, ठीक है, आय और व्यय, माता पिता, माता और पिता विग्रह करने पर मिल जाएगा माता और पिता, आय और व्यय, ठीक है, नर नारी, है ना, जय और पराजय, इसको जय पराजय आप लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में आप लिख सकते हैं लाभ हानि या फिर लाभ और हानि, इसका विग्रह करने पर आपको पुनः मिल जाएगा। ठीक है, और पाप और पुण्य, ठीक है, जीवन मरण, जीवन मरण, इनको भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये भी योजक चिन्हों, और आपको करना क्या है, इनके योजक चिन्हों को फिर से यहाँ पर दोबारा से लिखना है। धन दौलत, ठीक है, आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान, इस तरह से आप लिख सकते हैं दीनहीन शत्रु मित्र, मित्र दीन हीन शत्रु मित्र, इस तरह से ये भी आपके क्या है। इसकी पहचान करना भी बहुत सरल है। इसकी पहचान के लिए आप इस प्रकार से देखेंगे कि बीच में इस तरह से डैश लगा रहता है। ठीक है, सभी शब्दों में आप देख पा रहे हैं, माता पिता आयात निर्यात हो गया है, लाभ हानि आना जाना। अब यहाँ पर अंतिम है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जिस समास में पूर्व व उत्तर पद दोनों ही गौण और अन्य पद प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर अर्थात लंबा है उदर यानी पेट जिसका, दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ गणेश प्रधान है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये समस्त पद आपका समास है घन श्याम, इसका विग्रह करके आपको अर्थ क्या मिलता है, घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण। तो देखो ये प्रधान है कृष्ण, यहाँ पर न घन प्रधान है न श्याम है, दोनों ही यहाँ पर क्या है, गौण है। हम यहाँ एक नए अर्थ को लेकर के आते हैं बहुब्रीहि समास में। तो देखो लंबा है जिसका, लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका,
पेट जिसका लंबा हो उसे गणेश कहा जाता है। तो जैसे घन श्याम, घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपका प्रधान है और ये कोई अन्य पद ही है। ये आपका न घन है न श्याम, ये दोनों ही गौण हैं। कृष्ण यहाँ पर कृष्ण के लिए कहा गया है घनश्याम। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, शिव ही यहाँ प्रधान है। यहाँ ना नील है न कंठ है। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो रावण यहाँ पर प्रधान है। गज के समान गजानन, गज के समान आनन अर्थात गणेश के लिए कहा गया है प्रधान, यही आपका है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंस वाहनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजा हैं जिनके अर्थात भगवान विष्णु के लिए कहा गया है। तो अब आप देख पा रहे हैं इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौण हैं। अन्य पद प्रधान है, वो अन्य पद यानी कि जब हम समास करते हैं ना तो एक नया अर्थ निकलता है। जैसे हमने कहा घन जैसा श्याम, तो घन जैसा श्याम किसे कहा गया है? कृष्ण के लिए। नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, ठीक है। 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। गज के समान आनन अर्थात गणेश के लिए कहा गया है। त्रिलोचन यानी कि 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर जो एक अन्य पद होगा वही आपका प्रधान है, ना प्रथम पद है और ना ही आपका द्वितीय पद है। दोनों ही पद गौण होते हैं और यहाँ पर आपका ये आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने समास के 6 भेद पढ़े, ठीक है। इसमें आपने तत्पुरुष समास के भी कारक के आधार पर 6 भेद पढ़े हैं, ठीक है। और तत्पुरुष समास आपका थोड़ा सा इसके और भेद हैं, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। साथ में और समास आपके बहुत इजी हैं, ये हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एक्सरसाइज को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर के, और साथ में यहाँ पर कुछ अंतर है जिसमें आपका कर्मधाराएं और बहुव्रीहि समास में अंतर है, बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर है, संधि और समास में क्या अंतर है। साथ में हम प्रश्न उत्तर भी इसके लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।